नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ IMP MCQs सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने वो सिलेक्ट करके लिए है आपके लिए RTO की एग्ज़ाम में से, गेट में से, EAC की, PSU और स्टेट लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो एग्ज़ाम है उसमें से ये जो क्वेश्चन है वो मैंने लिए है। तो यहाँ पर ये जो है वो इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने इस सीरीज़ का यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के IMP MCQ की सीरीज़ का पार्ट 1 हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है, वो आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कास्टिंग के रिलेटेड अगर आपको ऐसे ही IMP MCQs देखने हैं तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे आज के फर्स्ट MCQ के साथ, हमारे MCQ नंबर 16 के साथ। MCQ नंबर 16 जो है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स की एप्लीकेशन का जो है वो MCQ हमें पूछा गया है कि यहाँ पर उसे कहा गया है कि टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स P एंड Q जो है वो एक अल्फा एंगल पर जो है वो यहाँ पर लग रहा है। द रिजल्टेंट फोर्स आर एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ फोर्स P। यहाँ पर जो है वो अगर आप बात करते हैं कि रिएक्शन फोर्स R जो है वो P के साथ यहाँ पर जो है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि R की जो और P के बीच में जो एंगल की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एक स्टैंडर्ड केस है। तो उसे अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो CB की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको Q जितनी देखने को मिलेगी। उसके बाद में B और D और C और D यहाँ पर आप एंगल देखें, यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट होगा वो आपका हो जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इस ट्राइंगल पर जो यहाँ पर जो डॉटेड ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है उस पर अगर हम ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं तो C और D की यानी कि CD फेज की जो वैल्यू होगी वो हमें देखने को मिलेगी Q साइन अल्फ़ा, और B एंड D की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो होगी हमारी Q कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल को अगर हम ट्राइंगल OC और D की बात करते हैं तो उसमें अगर हम टेन थीटा का अगर इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं, ऑपोजिट साइड यानी कि CD डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि OD। तो यहाँ पर CD जो है वो सिंगल अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो CD एज इट इज़ आ जाएगा, पर OD जो है उसके जो है यहाँ पर हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, OB प्लस BD। यहाँ पर OB जो है वो आपका हो जाएगा फोर्स P और BD जो है वो आपका हो जाएगा Q कोस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुटअप करते हैं, CD की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय OB की वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q कोस अल्फ़ा जो है वो BD की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम थीटा को जो है वो अब अगर हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला ले लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Q साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कोस अल्फ़ा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारा MCQ नंबर 16 में। तो यहाँ पर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं MCQ नंबर 17 के बारे में, अ रिजिड बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ओनली एंड व्हेन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जो है वो दो फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि दोनों फोर्स की कौन सी जो एक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड और कुछ एक पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो उनमें से जो है वो हमें राइट ऑप्शन फाइंड करना है। फोर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस, यानी कि उनकी डायरेक्शन पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक पर जो है वो रिजिड बॉडी पर मान लीजिए फोर्स F1 लग रहा है और उसी के लाइन ऑफ एक्शन यानी कि वहाँ पर जो है वो फोर्स F2 लग रहा है। फोर्स F1 और फोर्स F2 की जो वैल्यू है वो सेम है, परंतु दोस्तों उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो F1 एंड F2 की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में फोर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पर दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से ऐसा नहीं आप कह सकते कि यहाँ पर ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं। यहाँ पर हमें जो सेंस यानी कि डायरेक्शन का भी पता चलना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर C देखें,
फोर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट सेंस। तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम बात करते हैं कि बॉडी पर फोर्स F1 लग रहा है और फोर्स F2 जो है उसके ऑपोजिट लग रहा है, परंतु दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन सी है, सिमिलर है, और F1 और F2 की जो वैल्यू है वो भी यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है वो अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 17। उसके बाद में दोस्तों हम अगर बात करते हैं MCQ नंबर 18 के बारे में। MCQ नंबर 18 जो है वो लामीज थियरम के रिगार्डिंग है। लामीज थियरम को आपको पता होना चाहिए कि लामीज थियरम में जो है वो 3 फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अगर हम को करंट, को प्लानर अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्सेस जो है उनकी वैल्यू सामने दिए गए एंगल के ऊपर डिपेंडेंट करती है, यानी कि साइन एंगल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। पर यहाँ पर जो है वो फोर्स आपके जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, को प्लानर कॉन्करेंट 3 फोर्सेस यहाँ पर होने चाहिए। द थियरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन थी लामीज थियरम में वो थी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपकी बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद में द थियरम इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पर पैरेलल फोर्सेस के ऊपर भी ये थियरम जो है वो लग सकता है, यानी कि मान लीजिए Q और R जो है वो पैरेलल फोर्स है तो यहाँ पर ये थियरम उन पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। द थियरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस। यहाँ पर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं द थियरम इज एप्लीकेबल फॉर को प्लानर फोर्सेस। यहाँ पर जो है उनका प्लेन यानी कि P, Q और R फोर्सेस का जो प्लेन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर A, B और C जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है लामीज थियरम के रिगार्डिंग, परंतु यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो थोड़ा सा हमें ओड मालूम पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है A, B और D के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 18। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं MCQ नंबर 19 के बारे में। MCQ नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाइवोट के जो है वो आसपास यहाँ पर एक रोड लगाया हुआ है और रोड के जो एंड पर यानी कि 30 सेंटीमीटर एंड पर जो है वो फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और थीटा जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ आपका जो रोड है वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पर ये जो रोड को ये टॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए कि जिसके द्वारा जो है यहाँ पर फोर्स के द्वारा कितना टॉर्क जनरेट होना चाहिए कि जिसके द्वारा जो है वो हमारा जो ये रोड है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है वो रोड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉर्क जो है वो कब लगेगा कि टॉर्क यहाँ पर जो है वो FS 20 न्यूटन का जब यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम ले लेते हैं यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रोड के परपेंडिकुलर का जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो अगर हम ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि रोड के हॉरिजॉन्टल यानी कि रोड की जो एक्सिस है उसके पैरेलल और रोड की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर। तो टॉर्क जनरेट करने के लिए यहाँ पर ये जो हमारा फोर्स है परपेंडिकुलर FP जो फोर्स है वो यहाँ पर लगेगा। तो FP कितना होगा, यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो एंगल हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम FP की बात करें तो FS cos 60 अगर हम ले लेते हैं तो हमें FP की वैल्यू दिख जाएगी। और वहीं पर अगर हम टॉर्क की रेजिस्टिंग टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क रेजिस्टिंग की बात करते हैं तो FP इंटू अगर आप 30 सेंटीमीटर अगर यहाँ पर रेडियस कर लेते हैं, जो रोड की जो यहाँ पर लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे FP की, FP इज इक्वल टू FS यानी कि FS की वैल्यू है 20 cos 60 इंटू अगर आप 30 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पर 20 इंटू cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 30। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 300 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर जितना जो है वो रेजिस्टिंग टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 19। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं तो नेक्स्ट MCQ जो है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट इज नोन एज। यहाँ पर दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को प्रॉपरली स्टडी किया है आपकी RTO की एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मोमेंट के रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका वेरिगोन्स थियरम को प्रूव करता है, यानी कि वेरिगोन्स थियरम का यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है।
तो आपको ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में दिखाई देता है तो आपको आंख बंद करके जो है वो ऑप्शन वेरिगोन्स थ्योरम एमसीक्यू नंबर 20 में जो है वो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेरिगोन्स थ्योरम। उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, एमसीक्यू नंबर 21 में आपको दिया गया है द मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट्स ऑन द कनेक्टिंग रोड। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आईसी इंजन होता है उसमें जो कनेक्टिंग रोड के ऊपर लगता है जो मैक्सिमम फोर्स है वो कौन सा होता है, आपको जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया गया है फोर्स ड्यू टू द गैस प्रेशर, यानी कि कंबशन के बाद जो गैसेस जनरेट होंगे आपके आईसी इंजन के सिलेंडर में उसके द्वारा जो है वो लगता है। फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द पिस्टन, यानी कि पिस्टन की जो इनर्शिया है उसके द्वारा। फ्रिक्शन बिटवीन द, यहाँ पर फ्रिक्शन जो कनेक्टिंग रोड में होता है, फ्रिक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड उसके द्वारा। या फिर फोर्स ड्यू टू क्रैंक पिन। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईसी इंजन को वर्क करने के लिए पावर स्ट्रोक में जो है वो कंबस्टिबल गैसेस के द्वारा जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगता है, यानी कि गैस प्रेशर लगता है आपके पिस्टन के ऊपर, जिसके द्वारा जो आपका पिस्टन है वो अप एंड डाउन मोशन करता है और जिसके द्वारा हमें पावर मिलती है एज अ आउटपुट में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा आपके कनेक्टिंग रोड के ऊपर किसी भी आईसी इंजन में वो आपका होगा फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 21। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद में हम अगर बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 22 के बारे में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, विच कम्स इनटू द प्ले व्हेन बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज नोन एज। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो एमसीक्यू में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपको एक सरफेस दी गई है, उसके ऊपर जो है वो एक बॉडी को रखा गया है और आपको दिया गया है कि सरफेस के ऊपर बॉडी को जो है वो जस्ट आपको स्लाइड करने के लिए मजबूर करना है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो जस्ट अभी अभी स्लाइड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है कि आपको दो जो ब्लैंक्स है वो आपको फिलअप करनी है। तो दोस्तों ऐसे एमसीक्यू में आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है वो देखना चाहिए कि यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, किसी भी अगर हम ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में जो सेकंड नंबर की जो ब्लैंक है उसमें सेम ऑप्शन है, यानी कि लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है वो लिमिटिंग फ्रैक्शन के अराउंड का आपको दिया गया है, यानी कि आपको जो है वो थिंक करना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के अराउंड का। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि आप जो फोर्स लगाते हैं वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पर आपकी बॉडी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए कि बॉडी जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा स्टैटिक फोर्स। और स्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर जो है वो लगता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव कर लेंगे तो आपको जो है वो जस्ट मोशन में आपको दिखाई दे पड़ेगी आपकी बॉडी। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएंगे आपके एमसीक्यू नंबर 22 में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू नंबर 23 के बारे में, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द वेज फ्रिक्शन। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि वेज जो है वो क्या होता है। वेज जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो मैं फिगर के द्वारा समझा देता हूँ कि वो एक प्रकार का इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि इंक्लाइंड ब्लॉक रहता है और यहाँ पर ये जो अल्फा है उसे वेज एंगल भी कहा जाता है और उसके ऊपर जो है वो ब्लॉक रखे जाते हैं और ये जो ब्लॉक है वो आप लिफ्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों अगर एफर्ट पी लगाते हैं तो उसे आप लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इस बॉडी को जो है वो आप अपर की डायरेक्शन में लिफ्ट कर सकते हो। उसका ब्लॉक का मान लीजिए वेट जो है वो W है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि जो वेज के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। वेज के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी थियरी यहाँ पर अगर हम रीड कर लेते हैं, सिंपल मशीन यूज्ड टू रेज दी हैवी लोड, यानी कि वो जो है वो हैवी लोड को जो है वो रेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द ब्लॉक वेट, यानी कि यहाँ पर जो आप एफर्ट P लगा रहे हैं वो आपके जो W है उससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स द वेज फ्रॉम स्लाइडिंग आउट, यानी पर जो फ्रिक्शन होता है वो वेज को स्लाइड आउट होने से बचाता है और मिनिमम फोर्स यहाँ पर P लगता है आपको ब्लॉक को रेज करने के लिए। तो अब हम जो है वो ऑप्शन A, B, C और D रीड कर लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। टू लिफ्ट दी हेवी ब्लॉक थ्रू दी स्मॉल डिस्टेंस, वो भी एक सही है। टू लिफ्ट दी हेवी ब्लॉक थ्रू दी लार्ज फोर्सेस, यहाँ पर दोस्तों आपसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा इस स्टेटमेंट के साथ। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक इज सिग्निफिकेंट लेस, और यहाँ पर दिया गया लार्ज फोर्स, यानी कि सिग्निफिकेंटली लार्जर फोर्स।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा हमारे ये स्टेटमेंट के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में सी और डी ऑप्शन जो है फिर से अगर आप रीड करते हैं तो वो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा MCQ नंबर 23 में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं MCQ नंबर 24 के बारे में, MCQ नंबर 24 अगर रीड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपसे किसी भी एग्जाम में, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि RTO के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ आपका जो फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दिस। दोस्तों जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो ओनली एंड ओनली नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये बात जो है वो माइंड में याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस ओनली। तो MCQ नंबर 24 में आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर ऑफ द सरफेस ओनली। उसके बाद में 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 25 में जो है आपको दिया गया है, अ ब्लॉक वेइंग 981 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे ऐसे MCQs पूछे गए आपको जो है वो, अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक रखा गया है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है और उसका जो वेट है वो 981 न्यूटन है, तो आपको वेट जो है वो यहाँ पर 981 न्यूटन लिख देना चाहिए, 981 न्यूटन। उसके बाद में अगर आपसे पूछा गया द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.2, यानी कि म्यू दिया गया है आपको 0.2। यहाँ पर मैं जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ वर्टिकल केबल अटैच्ड टू द ब्लॉक प्रोवाइड्स अ पार्शियल सपोर्ट एज अ शोन। यहाँ पर दोस्तों आपके जो है वो ऊपर जो है वो ब्लॉक के ऊपर एक केबल जो है वो अटैच की गई है, वर्टिकल केबल, उसके यहाँ पर जो है वो टेंशन लगेगा T, ओके, कि जिसके द्वारा जो है वो आपका ब्लॉक एज अ पार्शियल सपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा। अ मैन कैन पुल दी हॉरिजॉन्टली विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। यहाँ पर 100 न्यूटन का जो है वो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 100 न्यूटन। व्हाट विल बी द टेंशन T इन द केबल इफ द मैन इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक टू द राइट डायरेक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्लॉक जो है वो ओनली एंड ओनली राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपसे बात की गई है कि आपको जो है वो ब्लॉक को सिर्फ मूव करना है, तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को जो है वो यहाँ पर ओवरकम करना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F के सामने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा सरफेस के रिगार्डिंग वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना होगा आपका म्यू N जितना होगा। यहाँ पर N जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो क्या होगा W के ऑपोजिट लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में T के साथ जो है वो N फोर्स भी आपको लगता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कंप्लीट फोर्सेस की लिस्ट आ चुकी है, उनकी डायरेक्शन भी आ चुकी है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को जो अगर इक्वेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो इक्वेशन दिखाई दे पड़ेगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू N। उसमें अगर हम N की वैल्यू फाइंड करते हैं तो N की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर N इज इक्वल टू जो है वो F डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पर दोस्तों आपको F की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन, डिवाइडेड बाई अगर आप म्यू करेंगे 0.2 तो आपका आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो T प्लस N, अब जो है वो हम वर्टिकल फोर्सेस को रिजोल्व करने वाले, T प्लस N इज इक्वल टू W। तो T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, T प्लस N की वैल्यू जो आपको दी गई है 500 इज इक्वल टू W की वैल्यू दी गई है आपको 981 न्यूटन। तो आप T को जो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे तो 981 न्यूटन डिवाइडेड बाई 500 न्यूटन, यानी कि टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 481 न्यूटन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 481 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 25। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 26 MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 26 में आपको दिखाया गया है, अ बॉडी weight of 200 Newton is resting on the rough horizontal plane and can be just moved by a force of 80 Newton applied horizontally.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन यानी कि F इज इक्वल टू म्यू आर का इस्तेमाल करके जो है वो आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को। यहाँ पर दोस्तों इस इक्वेशन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F की वैल्यू दी गई है आपको 80 न्यूटन। उसके बाद में जो R की वैल्यू है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है वो है 200 न्यूटन यानी कि वेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो आपको जो है वो म्यू फाइंड करने के लिए जो है वो F डिवाइडेड बाई R करना होगा। तो आप अगर F 80 डिवाइडेड बाई 200 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो आप जो है वो इजीली इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा 0.4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 26। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं MCQ नंबर 27 के बारे में, अ स्टील व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल स्टील रेल. It carries a load of 500 Newton. The coefficient of rolling resistance is 0.3 mm. The force necessary to roll the wheel along the rail is. यहाँ पर दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही IMP है, क्योंकि इसमें जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस के इक्वेशन के बारे में, तो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कि CRR इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको फाइंड करना है द फोर्स नेसेसरी टू रोल द व्हील अलोंग द रेल, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स FR डिवाइडेड बाय अगर आप करते हैं लोड, यानी कि जो लोड लग रहा है या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है W, तो आपको जो है वो CRR यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास CRR की वैल्यू है, W की वैल्यू यहाँ पर 500 न्यूटन यानी कि ये जो है वो W दिया गया है। तो आपको जो है वो इजीली आप FR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर FR को अगर आप सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे तो FR इज इक्वल टू CRR इंटू W आपको मिल जाएगा। तो CRR की वैल्यू है 0.3 और W की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 500 न्यूटन। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 150 न्यूटन। तो जो हमारा रोलिंग फोर्स लगेगा वो आपका आ जाएगा 150 न्यूटन, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी 150 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 27। तो आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 28 के बारे में। 28 में जो है वो आपको दिया गया है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। यहाँ पर रोटेटिंग बॉडी की बात करिए, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो रोटेशनल मोशन में है। तो यहाँ पर उसके बाद में आपको दिया गया है कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो है वो ओमेगा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जो है रोटेशनल मोशन को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपको मिलेगी वो हो जाएगी आपकी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में 0.5 I ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 28। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 29 के बारे में। 29 आपको दिया गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ अ डायामीटर 80 mm फ्रॉम इट्स बेस डायामीटर, यानी कि बेस डायामीटर आपको दिया गया है हेमिस्फीयर का 80 mm, D इज इक्वल टू आपको दिया गया है 80 mm। तो आपको फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब्जेक्ट में जो है वो आपको पढ़ाया था, उस लेक्चर सीरीज़ में मैंने आपसे पढ़ाया था कि हेमिस्फीयर का जो CG होता है वो अगर बेस के बाद में बेस के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा आपका 3R/8। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुटअप करते हैं 3R यानी कि डायमीटर आपका जो है 80 mm है, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 40 mm। 3R/ अगर 8 करते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 15 mm, यानी कि आपका जो CG आएगा वो आपका आएगा 15 mm फ्रॉम दी बेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 29। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट MCQ के बारे में। MCQ नंबर 30 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ गिवन जियोमेट्री ABCDEFA, उसमें जो है आपको दिए गए हैं कुछ एक डायमेंशंस दिए गए हैं, विल बी एज सोन इन फिगर। तो हम यहाँ पर फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। DE का जो है वो 20 mm दिया गया है आपको। EF यानी कि EF का दिया गया है 80, यहाँ पर AB का जो है वो यहाँ पर 20 mm दिया गया है और AF की वैल्यू दी गई है आपको 100 mm। तो यहाँ पर CB की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 80 mm। यहाँ पर एज ए को आपको ओरिजिन जो है वो मान लेना है
और आपको सेंट्रोइड जो है वो फाइंड करना है इस पर्टिकुलर गिवन जियोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, फर्स्ट आपको अगर ऐसे MCQs दिखते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए कि आपको जो है एक बार ऑप्शन की ओर देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम x बार और y बार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो आपकी x बार की है और सेकंड जो वैल्यू दी गई है वो आपकी y बार की है। तो यहाँ पर अगर मैं x बार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है जो 25 कैरी करते हैं। तो अगर हम पहले x बार की वैल्यू इस पर्टिकुलर जियोमेट्री के रिगार्डिंग जो है वो फाइंड करेंगे तो आपको क्या होगा कि अगर आपका 25 आंसर आएगा तो आपको फिर से जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा y बार के लिए। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। पर अगर हम डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर y बार की वैल्यू फाइंड करते हैं, y बार आप देखिए 20, 60, 65 और 25, तो y बार की वैल्यू अगर किसी भी एक ऑप्शन के साथ हमारी मैच हो जाती है तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि 65 आया या फिर 60 आंसर आया तो हम डायरेक्टली जो है वो x बार यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आप ऐसे जो है वो अपना समय बचा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि y बार की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो y बार की वैल्यू आपको दिखाई दे पड़ेगी, y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया यानी कि a1 प्लस a2। तो यहाँ पर दोस्तों a1 जो है यानी कि यहाँ पर मैं आपको जो है वो इस पूरे के पूरे जियोमेट्री को दो हिस्सों में यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 और 2, दोनों के दोनों जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं a1y1 के बारे में तो यहाँ पर एरिया ऑफ 1 आ जाएगा आपका 80 इंटू 20 इंटू y1 की अगर हम बात करते हैं तो y1 आपका आ जाएगा 40 प्लस a2 आपका आ जाएगा 80 इंटू 20, फिर से एरिया जो है वो सेम रहेगा 80 इंटू 20। यहाँ पर जो y2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 80 प्लस 10, तो यहाँ पर ये जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 90। उसके बाद में a1 प्लस a2 की अगर बात करते हैं तो 2 इंटू 80 इंटू 20 कर देंगे। दोस्तों अगर आप इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 65 mm। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है y बार इज इक्वल टू 65 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 65 mm दिया गया है। तो आप देखिए अगर आपने यहाँ पर x बार पहले फाइंड किया होता तो आपको 25 आंसर मिलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी तो निकल जाते पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी बचते। उसके लिए आपको क्या करना होता कि आपको जो है वो फिर से यहाँ पर जो है वो y बार की वैल्यू फाइंड करनी होती। तो y बार के लिए आप जो है एक्स्ट्रा टाइम लगाते। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो है वो अगर हम y बार की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको जो है वो y बार मिल जाएगा 65 mm और पर्टिकुलरली उसके रिगार्डिंग हो जाएगा हमारा x बार 25 mm। तो यहाँ पर ये जो सी की जो पेयर है 25,65 इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 30। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे MCQ सॉल्व किए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। आई होप कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।